जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि सामान्य ज्ञान जीके के यह 10वें क्लास है। इससे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान जीके का 9 क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो आज क्लास में नए हैं, तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। साथ ही वो क्या है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और सामान्य ज्ञान जीके आपके लिए डबल बेनिफिट क्यों है? क्योंकि यह जो है आपका राज्य स्तरीय परीक्षा में आएगा। जैसे झारखंड में झारखंड का उत्पाद सिपाही है, पुलिस है, दरोगा है, इस सब में ये भी देखेगा क्वेश्चन। इसके अलावा सेंट्रल लेवल का जो एसएससी जीडी सब जो होता है परीक्षा, उसमें भी आपका ये वाला सामान्य जीके काम आएंगे। तो डबल बेनिफिट है, तो समय को क्यों वेस्ट करना है? एकदम बैठ जाना है नोटबुक लेके और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है वैष्णव धर्म, चौथा है तंत्र मंत्र का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, बौद्ध धर्म का। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। ठीक है। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या जन्मदाता कौन थे, तो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बारे में पहले भी बताए हैं, फिर भी बताते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका कब? तो चार चार नहीं, पहले 563 ईसा पूर्व में। ईसवी सन और ईसा पूर्व फर्क होता है। और इनकी जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है वर्तमान में आपका नेपाल में है। ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु की बात की जाए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो इनकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? ये कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है। कुशीनगर कहाँ है सर? तो ये हो जाएगा आपका इंडिया में। अब थोड़ा सा हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी स्थापना आपके कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुई थी। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है बलबन, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा है हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो है पोलो यानी कि उसी को चौगान कहते हैं, खेलते हुए क्या है, घोड़े से गिरकर हो गई थी मृत्यु। कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में ये चौगान खेल रहे थे, उसी समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो शव है, इसको कहाँ दफनाया गया था? तो इनका शव को लाहौर में दफनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ठीक है, महान वृद्ध पुरुष अगर नहीं याद आ रहा है तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को ही क्या कहा जाता है? महान वृद्ध पुरुष, और इंग्लिश में बोले तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम व्यक्ति है जिसे 1892 में, क्या है, 1892 में आपका इंग्लैंड का संसद चुना गया था। क्या है? इंग्लैंड का संसद चुना गया था उदारवादी दल की ओर से। ठीक है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? पहला है अभिशंकर, दूसरा है गौरी शंकर, तीसरा है दया शंकर, चौथा है मूल शंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। तो दयानंद स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था क्या है? मूल शंकर। और स्वामी दयानंद के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, कौन सा? तो वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो, लौटा वाला लौटो। ये जो है आपका दयानंद के द्वारा दिया गया क्या है? आपका नारा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? पहला है मुंबई, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है कालीकट, चौथा है गुंटूर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुंटूर। मोहम्मद अली जिन्ना
का नाम का जो टावर है कहाँ है? गुंटूर में। और गुंटूर कहाँ है? तो आपको बता दें ये जो है आपका भारतीय राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश में है। क्या है? भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में आपका गुंटूर नाम के शहर में क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का एक टावर है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार की कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? पहला है बिटुमिनस, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है एंथ्रेसाइट, चौथा है पिट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेसाइट। तो तापीय विद्युत को जो है पैदा करने के लिए एंथ्रेसाइट कोयला का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चारों दिया गया है बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पिट, ये सब क्या है? कोयला का प्रकार है। तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। और झारखंड में जो है झरिया नाम का स्थान जो है कोरिया के लिए, कोरिया कहते हैं, कोयला के लिए फेमस है। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? पहला है किन्नौर, दूसरा है चंबा, तीसरा है कुल्लू, चौथा है सिमोट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किन्नौर। किन्नौर जिला जो भारतीय राज्य का एक जिला है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस नदी के बेसिन को भारत में 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? पहला है सिंधु, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा, चौथा है दामोदर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा नदी के बेसिन को भारत के 10 राज्यों में बांटा गया है। और आपको बता दें कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 25-25 आप कह सकते हैं। ये भारत में गंगा नदी की लंबाई है। अगर बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में एकमात्र एक जिला है आपका कौन सा? साहेबगंज। साहेबगंज से होके क्या है आपका? गंगा नदी बहता है। एकमात्र एगो जिला है साहेबगंज, और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? पहला है गर्म और शुष्क मौसम, दूसरा है बहुत कम वेग वाली हवाएं, तीसरा है भारत के गंगा मैदान में निम्न दाब सिस्टम, चौथा है उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक नीमल क्षेत्र में बुआई की जाती है? पहला है पंजाब, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में जो है सबसे अधिक नीमल क्षेत्र में बुआई की जाती है, ये आपको याद रखना है। और पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ओस्लो किसकी राजधानी है? पहला है लंदन, दूसरा है ताइवान, तीसरा है जॉर्डन, चौथा है नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। ठीक है, तो बता दें कि नॉर्वे देश की राजधानी आपका क्या है? ओस्लो है। और आपको पूछ देगा कि नॉर्वे देश की मुद्रा क्या है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो मुद्रा जो है यहाँ का क्या है? तो मुद्रा हो जाएगा क्रोन। हाँ, क्रोन ही होगा। ठीक है, क्रोन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए, किसी देश का अगर मुद्रा पूछा तो उसका राजधानी भी जानना है, और राजधानी पूछा तो मुद्रा जानना है। इतना आपको जानना ही है। निम्न में से कौन सी जनजाति समूह मध्य प्रदेश में निवास करती है? पहला है भील, गोंड, थारू, दूसरा है भील, कोल, गोंड, तीसरा है भील, कोल, टोंडा, और चौथा है भील, संथाल, गद्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, भील, कोल और गोंड। ठीक है, ये जो है आपका जनजाति समूह जो है क्या है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करेंगे पूरे भारत में, तो ये मध्य प्रदेश ही है। क्या है? मध्य प्रदेश एमपी है, जहाँ पर सबसे अधिक क्या है? जनजाति निवास करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो हो जाएगा आपका भील। भील क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाली भारत में जनजाति है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका गोंड, फिर तीसरा में क्या आ जाएगा? संथाल। तो इस तरह से आपको क्रम में याद रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भील, कोल, गोंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? पहला है चार्ट एक्ट 1933,
चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर क्या होगा मालूम है? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो बता दें कि भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत का गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया जाता है। ये आपका पॉलिटी का है क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विश्व में किस देश का संविधान लिखित में सबसे विस्तृत है? पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है भारत। इसमें कोई डाउट नहीं करना है, इसका सीधे आंसर मार देना है क्या? ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत का जो संविधान है सबसे लंबा सबसे बड़ा है, ठीक है, लिखित है और सबसे लचीला भी है। कहाँ? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये आपको याद रखना है। अब भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान का निर्माण कब हो गया था? तो ये हो गया था आपका 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसका निर्माण हो गया था। लेकिन इसको लागू किया गया था इसके 2 महीना बाद। कब? तो लागू किया गया था 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी आपका 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है? बना तो कब था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है? अब आपको ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो लगा था आपका 2 साल। कितना? 2 साल 11 महीना। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ये भी आपको याद रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? ठीक है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? पहला है मृत्यु दंड देने का अधिकार, दूसरा है विदेश में होने वाले मामले की सुनवाई की योग्यता, तीसरा है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता और चौथा है सरकार को कानूनी सलाह देने की योग्यता। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता हो जाता है। ठीक है, तो न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या है? तो पहली बार यानी कि सीधे जो है मामले की सुनवाई की योग्यता है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्रकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करता है जिससे उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 19 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष, चौथा है 25 वर्ष। ठीक है, किसके लिए? तो ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना जरूरी है। ठीक है, और वोट देने के लिए कितना? वोट देने के लिए आपका 18 वर्ष। और आपका लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए कितना वर्ष होना जरूरी है? 25 वर्ष होना जरूरी है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, शादी करने के लिए लड़का को कम से कम कितना? लड़का को 21 वर्ष। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित समितियां में किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिया? पहला आबिद हुसैन समिति, दूसरा है भागवती समिति, तीसरा है चेलैया समिति, चौथा है नरसिम्हन समिति। देखिए समिति से भी क्वेश्चन पूछता है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र में सुधार से है, इतना आपको शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, नरसिम्हन समिति इसका किससे संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? यह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहले विकल्प तो पढ़ लीजिए सर। तो विकल्प है पहला शून्य, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है धनात्मक, चौथा है स्थिर। तो देखिए जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो गया मालूम है? सीमांत उत्पादन आपका शून्य होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है, इतना आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स का ये एकदम सो सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल इजी है।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सैम शेफर्ड पुलित्जर विजेता नाटककार कहाँ के थे? तो पहली बात कि सैम शेफर्ड एक व्यक्ति हैं, वो उनको क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो एक नाटककार हैं, लेकिन वे रहने वाले कहाँ के हैं वो पूछना चाह रहा है। पहला हो जाएगा अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये वाला। ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंकुर मित्तल का संबंध किस खेल से है? पहला है शूटिंग, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है बास्केटबॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शूटिंग। अंकुर मित्तल का संबंध शूटिंग खेल से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 23 या 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नाइचो, ठीक है, नाइचो एक गुप्तचर एजेंसी है। यह किस देश की एजेंसी है ये आपको बताना है, ठीक है? पहली बात क्या है, नाइचो एक क्या है? गुप्तचर एजेंसी है। किस देश की है? पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए जापान। तो नाइचो एक गुप्तचर एजेंसी है, यह जापान देश की एजेंसी है। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, ये भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बैंक ऑफ पालमपुर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम क्या है? बैंक ऑफ पालमपुर। पहला है स्टीफन किंग, दूसरा है अरुण शौरी, तीसरा है वेद माथुर, चौथा है सबा नकवी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है? बी होना चाहिए। इसका हो जाएगा वेद माथुर हो जाएगा, ठीक है? वी नहीं होगा, वेद माथुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 23 ही है ना? हाँ 23 है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि बोकाचोल किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहले तो आपको बता दें कि जीआई टैग क्या होता है, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है? भौगोलिक संकेतक इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है किसी जगह के किसी चीज़ की या वस्तु या कोई भी चीज़ है उसके खास पहचान के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो बोकाचोल किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहला आपका पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा झारखंड और चौथा है असम। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान है, नाम से ही थोड़ा-सा पता चल रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम के लिए, ठीक है? और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है, ये आपको याद रखना है। और असम क्या है? भारत की पूर्वोत्तर राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपके लिए आज का महत्वपूर्ण क्लास, ठीक है? कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।